नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू पांडे। आगामी साल 2027 में हरिद्वार में अर्ध कुंभ मेले का आयोजन होगा, जिसको लेकर डीएम ने सभी विभागीय अधिकारियों के साथ सीसीआर हॉल में बैठक की है। इसी को लेकर मेले के तहत की गई व्यवस्थाओं के बारे में डीएम ने जानकारी ली है। साथ ही उन्होंने निर्माण कार्यों का जल्द से जल्द शुरू करने के आदेश भी दिए हैं। इसी को लेकर उन्होंने पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ स्थलीय निरीक्षण भी किया है। आज ये प्राथमिक बैठक की गई है कि 2016 में क्या क्या व्यवस्थाएं की गई थी और 21 में क्या क्या व्यवस्थाएं की गई थी। उसके हिसाब से 2027 में विभिन्न विभागों के द्वारा क्या क्या व्यवस्थाएं की जानी हैं, क्या क्या संभावित हैं, कौन कौन से हमारे ऐसे कार्य हैं जो शॉर्ट टर्म होंगे, उसी समय आवश्यकता होगी, और कौन कौन से ऐसे कार्य हैं जो लॉन्ग टर्म के काम हैं और जिनमें अभी से हम लोगों को एस्टिमेट बना करके सैंक्शन लेकर के कार्य शुरू कराने होंगे, क्योंकि बहुत से कार्य ऐसे होते हैं 2 से 2.5 वर्ष लग जाते हैं। प्रदेश में 38वें राष्ट्रीय खेल का समापन समारोह 14 फरवरी को हल्द्वानी स्थित गोलापार स्टेडियम में किया जाएगा। बता दें कि समापन समारोह में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शिरकत करेंगे। वहीं इसको लेकर प्रशासन की ओर से तैयारियां तेज कर दी गई हैं। वहीं इस पर जानकारी देते हुए विशेष प्रमुख सचिव खेल अमित सिंह ने बताया है कि राष्ट्रीय खेल के समापन समारोह में अमित शाह भी शिरकत करने वाले हैं। देखिए, हमारे समापन समारोह जो 14 तारीख का तय है, जिसमें गोलापार में स्टेडियम में हो रहा है, और इसमें काफ़ी बढ़िया कार्यक्रम होगा, रंगारंग कार्यक्रम भी होगा, और जो एथलीट रिकॉर्ड ब्रेकर होंगे, टीम शील्ड ट्रॉफी होगी, ये लोग उनको वहाँ पे प्रदान किया जाएगा। माननीय गृह मंत्री जी का आने का है, तो इस तरह से हम लोग प्रोग्राम की रूपरेखा तैयार कर लिए हैं और हल्द्वानी में इसको लेकर बृहद रूप से तैयारियाँ भी हो रही हैं। हरिद्वार जेल में बंद पूर्व विधायक प्रणव सिंह चैंपियन को सीजेएम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। बता दें कि जांच अधिकारी की ओर से कोर्ट में जानलेवा हमला करने की धारा हटाने की अर्जी को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। इसके बाद चैंपियन को जमानत याचिका पर रोक लगा दी गई है। वहीं अब पूर्व विधायक को सीजेएम कोर्ट से ऊपरी अदालत में जमानत के लिए अर्जी लगानी होगी। आज इस मामले के संबंधित विवेचक के द्वारा दौरान विवेचना में प्राप्त हुए साक्ष्यों के आधार पर धारा 109 भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता को हटाए जाने की प्रार्थना माननीय न्यायालय के समक्ष की गई थी, जिसमें आज सुनवाई के लिए तिथि नियत थी। तो माननीय न्यायालय ने सुनवाई के पश्चात उसमें प्रथम दृष्टया यह पाया कि जो साक्ष्य अब तक कलेक्ट किए गए हैं उसके अनुसार अभियुक्त गणों पर जो पूर्व में जो धारा प्रमेय फसाई जिनमें रिमांड स्वीकृत किया गया था, उसी धारा को होना पाया गया है और विवेचक के प्रार्थना पत्र को निरस्त कर दिया गया है। के अतिरिक्त माननीय न्यायालय के द्वारा अपने ऑर्डर में संबंधित विवेचक से विवेचना को स्थानांतरित किए जाकर किसी सीओ स्तर के अधिकारी, क्षेत्राधिकारी स्तर के अधिकारी को स्थानांतरित किए जाने की भी रिकमेंडेशन की है। देहरादून में पंजीकृत हजारों वाहन स्वामियों को पर संभागीय परिवहन विभाग का करोड़ों रुपए का टैक्स बकाया है, जिसकी वसूली के लिए परिवहन विभाग काफी गंभीर नजर आ रहा है। बता दें कि इसके लिए संभागीय परिवहन अधिकारी ने सभी बकायेदारों को नोटिस जारी किया है। साथ ही विभाग ने वाहन स्वामियों को सख्त चेतावनी भी दी है। यदि बकाया जमा नहीं किया गया तो विभागीय वसूली के लिए वैधानिक कार्रवाई करेगा। देखिए, जो अगर मैं संभाग की बात करूं तो हमारे जितने भी 7 ऑफिसेज हैं इस संभाग में, चाहे वो पहाड़ी क्षेत्र हो या हरिद्वार या देहरादून के, सभी ऑफिसेज ने बकाये को वसूल करने के लिए विशेष कार्रवाई करी है, जिसके अंतर्गत हमारे द्वारा न सिर्फ नोटिस प्रेषित किए गए हैं, साथ में आरसी काटी गई है, और इसके अलावा जो इन्फोर्समेंट है, सघन इन्फोर्समेंट हम कर रहे हैं, जिसमें हम लोग फ़ोन के थ्रू ही अपने जो ई चालान है उसके थ्रू हम गाड़ियों का नंबर चेक करते हैं। अगर किसी भी गाड़ी का बकाया आता है तो उसको तुरंत सीज की कार्रवाई या चालान की कार्रवाई की जाती है। अगर देहरादून का मैं एग्जांपल दूं तो इस वर्ष के शुरुआत में यानी 1 अप्रैल को हमारा बकाया 63 करोड़ के आसपास था, सिर्फ देहरादून ऑफिस का, जिसको कि अच्छा कार्य करने से या ज़्यादा से ज़्यादा रिकवरी करने से अब जो हमारा ऑफिशियल बकाया है वो 58 करोड़ रह गया है, जो कि ना सिर्फ हमने पुराने बकाये की वसूली करी है बल्कि नए बकाये को होने से भी रोका है।
तो मसूरी में नगरपालिका की नई बोर्ड का शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हुआ है। इस मौके पर मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, राजपुर विधायक बीजेपी संगठन मंत्री अजय कुमार समेत एसडीएम मसूरी शामिल हुए। इसी को लेकर एसडीएम ने निर्वाचित अध्यक्ष मीरा सकलानी और सभी 13 नवनिर्वाचित सभासदों को शपथ दिलाई गई। इस मौके पर बोर्ड बैठक भी आयोजित की गई है, जिसमें नवनिर्वाचित अध्यक्ष और सभी सभासदों का परिचय भी यहां पर करवाया गया है और तस्वीरें आपके सामने शपथ लेते हुए नजर आ रहे हैं। मैं मसूरी की महान जनता का आभार व्यक्त करता हूं, जो हमने मसूरी की जनता से चुनाव में निवेदन किया था कि दिल्ली में हमारी सरकार है, प्रदेश में हमारी सरकार है, मसूरी के विकास के लिए ट्रिपल इंजन की सरकार होना बहुत जरूरी है। और जनता पिछले बोर्ड से त्रस्त थी, जनता बदलाव चाहती थी और जनता ने विश्वास के साथ यहाँ की बागडोर मीरा सकलानी जी को दी है। वहीं अधिकांश हमारे समर्थित सभासद जीत कर आए हैं। अब जनता के भरोसे पर खरा उतरना ये हमारी जिम्मेदारी है। और मैंने अपने उद्बोधन में कहा है कि जो भी प्रस्ताव नगर पालिका परिषद मसूरी से प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार के लिए आएंगे, उनको पूरा करने हमारी जिम्मेदारी होगी। परिचयात्मक बैठक थी और अगली बैठक हम शीघ्र आहूत करेंगे, दूसरी बैठक जिसमें एजेंडे भी रहेंगे, वार्ड मेंबरों के प्रस्ताव भी मांगे जाएंगे। उन्हीं प्रस्ताव के आधार पर हम लोग अगली बैठक का एजेंडा भी तय करेंगे। आज यहाँ पर शपथ ग्रहण भी होगी, चुनौतियां तो बहुत ज्यादा रहेंगी आपका। देखिए, चुनौतियां तो हमें मालूम थी, पहले से मालूम थी चुनौतियां रहेंगी, इसीलिए तो फिर उन चुनौतियों का सामना करने के लिए ही पूरा बोर्ड चुन के आया है और मुझे लगता है हम सब लोग मिलकर के उन चुनौतियों का सामना करेंगे। क्या रहेंगी आपकी? देखिए, मैंने अपने घोषणा पत्र में जो प्राथमिकताएं रखी है, चाहे वो यहाँ के पार्किंग की समस्या थी, चाहे यहाँ के हमारे जो अभी स्वास्थ्य समस्याएं हैं, शिक्षा समस्याएं, बहुत तरीके की शहर के अंदर समस्याएं और मॉल रोड को साफ सुथरा करने वाली जो बात है, ये सभी समस्याएं हैं और खास तौर से सफाई कर्मियों की जो समस्याएं हैं, वो समस्याएं प्राथमिकता के तौर पे रहेगी और हर बोर्ड में एक एजेंडे पे काम किया जाएगा सभी सभासदों को किस सहयोग से। तो अगले बोर्ड में देखते हैं किस तरीके के मुद्दे आते हैं, सभासदों के माध्यम से क्या एजेंडे रहते हैं। सबसे पहले तो मैं मसूरी वासियों का बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को भारी बहुमत के साथ जिता करके नगर पालिका में भेजा है और मसूरी की नगर पालिका अहम है। अगर देखा जाए तो पूरे भारतवर्ष की नगर पालिकाओं में सर्वश्रेष्ठ नगर पालिका मसूरी है, तो इसलिए मसूरी के विकास के लिए तीव्र गति से काम होगा। ट्रिपल इंजन की सरकार जहां तक कहा गया है वो जुड़ गया है, ट्रिपल इंजन जुड़ गया है, 2 इंजन पहले से थे, एक मसूरी का इंजन भी इसमें जुड़ गया है। तो मुझे लगता है कि मीरा जी एक अनुभवी है, जिला पंचायत की सम्मानित उपाध्यक्ष रही है और विभिन्न दायित्वों को उन्होंने निभाया है, इसलिए पूरे जैसे उन्होंने कहा कि निष्ठा के साथ काम करूंगी और बोर्ड को विश्वास में लेकर के काम करूंगी, मुझे ऐसा लगता है। ब्रेक के बाद स्वागत है जनता टीवी में। तो चलिए रुक करेंगे खबरों की ओर। देहरादून वन विभाग की टीम जंगलों में लगने वाली आग को रोकने के लिए पूरी तरह से तैयार है, जिसके चलते इस साल आग को रोकने के लिए तकनीक का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। प्रदेश के प्रमुख वन संरक्षक ने बताया है कि नई तकनीकों से ऐसी घटनाओं को कम किया जाएगा। तैयारियां हम लोगों ने की है और हम पहले के मुकाबले कहीं बेहतर प्रिपेयर्ड हैं वनाग्नि से डील करने के लिए। एक तो जो बहुत महत्वपूर्ण हमने काम किया है इस बार हमने ऐप और डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से पूरा मैनेजमेंट वनाग्नि का हम करने जा रहे हैं। ऐप ऑलरेडी हमारा एडवांस टेस्टिंग स्टेज में है। पूरे हमारे करीब 5,500 वनकर्मी ऑलरेडी इसको यूज करना शुरू कर दिए हैं, ताकि जो भी छोटी मोटी इसमें दिक्कतें या ट्रेनिंग वगैरह हैं वो सब हम रिजॉल्व कर लें, और वो करते जा रहे हैं। और साथ साथ इसका इस्तेमाल भी हो रहा है बीटा वर्जन का। तो और साथ ही हमने एक इंटीग्रेटेड कंट्रोल एंड कमांड सेंटर भी यहाँ एस्टेब्लिश कर दिया है, जिसमें लगातार एक GIS डोमेन में हमारी फायर का मैनेजमेंट होगा हेडक्वार्टर से भी।
तो खतीमा में 4 साल बाद भी जल जीवन मिशन पूरा न होने पर लोगों में काफी नाराजगी है, जिसके चलते बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी नगर मंडल अध्यक्ष जीवन धामी के नेतृत्व में एसडीएम रविंद्र सिंह बिष्ट को ज्ञापन भी सौंप दिया है और साथ ही पेयजल की जल्द से जल्द सप्लाई शुरू करने की मांग कर रहे हैं। शहर में हर जगह है, लेकिन क्या है कि अभी वर्तमान में एक 2020 में माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा लोकार्पण तथा शिलान्यास किया गया था। एक टंकी जो है नदन्ना आईटीआई में तिगरी और नदन्ना ग्राम सभा के नाम से एक योजना थी, जिन 2 गांवों के लिए पानी का उस टंकी के माध्यम से संचार होना था। लेकिन क्या हुआ कि 2000 आपके संज्ञान में डालना चाह रहा हूँ, 2020 से लेकर अब तक उस टंकी से ग्रामवासियों से आप जाकर इसकी जानकारी ले सकते हैं। उस टंकी से किसी भी ग्रामवासी ने उस पानी का भोग नहीं किया है। और मेरा कहने का मतलब ये है कि और जगह पे जो भी टंकियां हुई है शायद उन जगहों पर पानी आ चुका है, उसके बाद जो टंकियां निर्माण हुई है। लेकिन 2020 में जो लगभग 5-6 करोड़ रुपए की लागत से सरकार ने एक टंकी का निर्माण किया था, उसका पैसा व्यर्थ गया। सरकार ने इतनी मतलब अपनी मेहनत करने के बाद इतना पैसा यहाँ भेजा तो, लेकिन उसमें काम हो नहीं पाया और सभी ग्रामवासी उस पानी से वंचित हैं अभी तक। उसी के संदर्भ में हम भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने तहसील में आकर एसडीएम साहब को इसकी सूचना दी और ज्ञापन के माध्यम से। जो पाइपलाइन बिछाई गई थी और जो ये कहा गया था कि हर घर जल हर घर नल, उसके अंतर्गत जो नदन्ना में एक टंकी का निर्माण किया गया था, उस टंकी में अब ये बता रहे हैं कि वहाँ पर जितने भी पानी सप्लाई की गई है वहाँ पर पानी प्राप्त नहीं हो रहा है। तो मैंने एक्सीएम साहब से भी बात की, तो एक्सीएम साहब ने बताया कि पीडब्ल्यू ने कुछ रोड खोदी थी जिसके कारण वो कुछ क्षतिग्रस्त हो गया है, तो लिहाजा कंपेंसेटरी बजट उनको पीडब्ल्यू द्वारा प्रोवाइड किया जा रहा है। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि 1 हफ्ते के अंदर इसको हम चालू कर देंगे, तो हर जगह यहाँ पर पानी चला जाएगा। तो प्रदेश में अब भूकंप से पहले चेतावनी देने के लिए भूदेव ऐप विकसित किया गया है। इस ऐप के माध्यम से भूकंप आने से चंद सेकंड पहले लोगों को अलर्ट किया जाएगा ताकि वे सुरक्षित स्थान पर पहुंचकर अपनी जान बचा सके। बता दें कि इसके बाद अब उत्तराखंड देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने भूकंप के लिए अर्ली वार्निंग सिस्टम तैयार कर लिया है। उत्तराखंड जो है भूकंप की दृष्टि से बहुत ही संवेदनशील राज्य है। हम जोन 4 और जोन 5 की श्रेणी में आते हैं भूकंप की दृष्टि से, संवेदनशीलता की दृष्टि से। ऐसे में बहुत अधिक अलर्ट रहने की आवश्यकता है। छोटे छोटे भूकंप आने से अभी हमने वाडिया से रिपोर्ट रिक्वेस्ट किया था, उनकी रिपोर्ट आई है। उनका भी कहना है कि छोटे छोटे भूकंप से बहुत चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन चूंकि हम ऐसे संवेदनशील राज्य हैं कि हमें हमेशा तैयार रहना पड़ेगा भूकंप के लिए, और इसके लिए उत्तराखंड एक अग्रणी राज्य है जिसने अपना अर्ली वार्निंग सिस्टम डेवलप किया है। हमने भूदेव ऐप डेवलप किया है IIT रुड़की के सहयोग से। उसमें जब भी कभी 5 या उससे अधिक रिक्टर स्केल पे तीव्रता का भूकंप आएगा तो जिसके पास भी वह इंस्टॉल रहेगा उसको तत्काल एक अजीब सी एक आवाज़ आएगी। आप अपना आवाज़ ट्यून इस तरह सेट किए रहेंगे, वो आवाज़ को पहचान जाएंगे कि ये आवाज़ वही आवाज़ है और आप अलर्ट हो जाएंगे। उसमें दूरी के ऊपर डिपेंड करता है। कम दूरी, अगर जो उसका भूकंप की तीव्रता का केंद्र है अगर वो कम दूरी पे है तो आपको समय कम मिलेगा, अगर दूरी थोड़ा ज़्यादा है तो समय ज़्यादा मिलेगा। हमें 2 सेकंड 3 सेकंड से लेकर 18 सेकंड तक का समय मिलता है और 18 सेकंड जीवन बचाने के लिए बहुत होता है। तो देहरादून के नगर निगम प्रांगण में देहरादून के नवनिर्वाचित मेयर सौरभ थपलियाल समेत तमाम पार्षदों ने पद और गोपनीयता की शपथ ली है। इस दौरान बतौर मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कार्यक्रम में प्रतिभाग किया है और इस अवसर पर राजधानी देहरादून के मेयर सौरभ थपलियाल ने कहा है कि हमारी प्राथमिकता राजधानी देहरादून को साफ और सुंदर बनाने की रहेगी। साथ ही सभी वार्डों की सफाई व्यवस्था और बेहतर बनाने का काम किया जाएगा। तो उत्तरकाशी में नगरपालिका अध्यक्ष पद पर निर्दलीय प्रत्याशी सुरेश कोहली ने अपने 7 वार्डों मेंबरों के साथ शपथ ली है। शपथ ग्रहण में मुख्य अतिथि बॉबी पवार और जिला पंचायत अध्यक्ष दीपक नौटियाल मौजूद रहे। बता दें कि इस पालिका में निर्दलीय अध्यक्ष भूपेंद्र चौहान और 9 निर्दलीय सभासदों ने शपथ ग्रहण किया है। कि जब हमारे लोकतंत्र में निर्वाचन का रूप होता है और जो निर्वाचित सदस्य होते हैं उनका ये शपथ ग्रहण का कार्यक्रम कराया जाता है और ये सभी जितने भी जनप्रतिनिधि हैं
सबको विकास की धारा में आगे आकर अब अपने क्षेत्र के लिए, जनमानस के लिए कार्य करना है। और चिन्यालीसोट के नगर पालिका अध्यक्ष को मेरी शुभकामनाएं हैं कि मैं अगर बात कहूँ तो दोस्ती होती है। जो काम दोस्ती कर सकती है वो कोई नहीं कर सकता है। और निश्चित तौर पर मैंने उसका जिक्र भी किया है कि किस प्रकार ने दोनों दोस्तों को चिन्यालीसोट की जनता ने अपने सर आंखों पर बिठाकर कहीं ना कहीं उनको समर्थन करके उन्हें जिताया है। और एक नहीं, दो अध्यक्ष, मैं समझता हूँ कि 2 अध्यक्षों को जिताया है। और अभी भले ही निकाय चुनाव में इस प्रकार का समर्थन चिन्यालीसोट की जनता सहित पूरे प्रदेश का रहा है, जहाँ पर बहुतायत मात्रा में निर्दलीय चुनकर आए हैं। और उम्मीद करते हैं कि निश्चित तौर पर प्रदेश के अंदर जो ये प्रदेश राजनीतिक संकट से जूझ रहा था, उसके लिए कहीं ना कहीं अब इस प्रकार के लोग जब आगे आएंगे तो ये प्रदेश के लिए एक नए विचार और नए लोग जब मिलेंगे तो इस प्रदेश का भला हो सकता है। हमारी जो दोस्ती है ये केवल आज से ही नहीं है। मेरे पूज्य दादाजी और मनोज कोहली जी के दादाजी भी पहले मित्र हुआ करते थे, हम पड़ोसी रहे गाँव में। उसके बाद मेरे पूज्य पिताश्री और मनोज कोहली जी के पूज्य पिताश्री भी मित्रता उनकी बहुत गहरी रही है। और बचपन से ही हम लोग साथ खेले हैं, हम लोग एक साथ गांव में रहे हैं। और हमारी भी दोस्ती जो है वो निस्वार्थ भाव की है। जहां दोस्ती में स्वार्थ जुड़ जाता है वहां चीज़ें गड़बड़ा जाती है, लेकिन किसी प्रकार का कोई स्वार्थ नहीं रहा है पीढ़ी दर पीढ़ी और आगे भी नहीं रहेगा, ऐसी कल्पना करते हैं। उत्तराखंड में विधानसभा का बजट सत्र 18 फरवरी से 24 फरवरी के बीच संचालित किया जाएगा। हालांकि इस बार का बजट सत्र गैरसैंण में न होकर देहरादून में किया जाना है, जिसको लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर निशाना साध रहा है। वहीं इसको लेकर बीजेपी के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने विपक्ष पर पलटवार भी कर दिया है। गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ही जो है नियत किया है। और मुझे लगता है कि अभी तक सबसे ज़्यादा सत्र भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार में गैरसैंण में हुए हैं। गैरसैंण के विकास की जो रूपरेखा है वो अभी भारतीय जनता पार्टी ने तय की है। और इस समय का बजट सत्र देहरादून में हो रहा है, ताकि समय समय पर जो है गैरसैंण में सत्र होते रहते हैं। तो धामी मंत्रिमंडल में खाली चल रहे 4 मंत्री पदों को भरने का विषय एक बार फिर से चर्चाओं में। इसको लेकर विपक्ष की ओर से लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं, जिस पर बीजेपी प्रवक्ता हनी पाठक ने जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि इस पूरे मामले में जल्द से जल्द निर्णय लिया जाएगा। कि ये सारी प्रक्रिया हमारी केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार मिलकर एक साथ निर्णय लेगी, और क्या मंत्री को हटाया जाएगा, क्या किसको नया पद दिया जाएगा, इस पर लगातार विचार किया जा रहा है। और विचार करने के बाद जल्द ही इसकी घोषणा करी जाएगी। हमारे यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष जी ने इस बारे में खूब भी बात करी है कि जो कैबिनेट का विस्तार होना है उस प्रक्रिया पे लगातार काम चल रहा है और इस पर जल्दी ही निर्णय लिया जाएगा और कैबिनेट का विस्तार जल्द ही किया जाएगा। देखिए, कैबिनेट विस्तार की बात आज से नहीं हो रही है। मुझे लगता है धामी जी इस बारे में चर्चाएं जो है बहुत गर्म पिछले बार भी थी, लेकिन 2 पद जो है खाली हैं कैबिनेट में, उसके बावजूद धामी जी के पास इतनी भी पावर नहीं है, नज़र आ रही है कि वो अपने जो है कैबिनेट का विस्तार भी कर सके और जो पद खाली हैं उन पे अपने पसंद के लोगों को ले सके और जिनके पास अधिक भार है उनका जो भार है वो कम करने का कार्य कर सके। दूसरी बात, कई ऐसे मंत्री भी हैं जिनकी ऐसी शिकायतें भी हैं लोगों की तरफ से, जनता की तरफ से, कि जनता उनके कार्यों से खुश नहीं है। और अभी उसका परिणाम आपने निगम और निकाय चुनाव में भी देखा कि कई क्षेत्रों में जहां मंत्री खुद थे वहां पर भारतीय जनता पार्टी के लिए परिणाम अच्छे नहीं थे। उसके बावजूद भी अगर आप उनके खिलाफ कुछ नहीं कर पा रहे हैं और अपने पसंद के लोगों को नहीं ला पा रहे हैं, तो बिल्कुल मुझे लगता है कि धामी जी के पास सत्ता नहीं है, सत्ता दिल्ली से चल रही है और दिल्ली वाले ही वहां बैठ के तय कर रहे हैं कि किसको आपको मंत्री बनाना है। लौटे अवैध भारतीय प्रवासियों को लेकर कांग्रेस की ओर से विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान जमकर नारेबाजी की गई। ये प्रदर्शन महानगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जसविंदर सिंह गोगी के नेतृत्व में किया गया था। वहीं जसविंदर सिंह गोगी ने कहा है कि अमेरिका की इस हरकत बेहद निंदनीय है। बता दें कि अमेरिका की ओर से भारतीय नागरिकों को हथकड़ी लगाकर भारत वापस भेजा गया था। जो हमारे भारतीयों को जिस तरीके से अमेरिका ने अमानवीय तरीके से हिंदुस्तान भेजा है, उसकी जितनी भी कड़े शब्दों में निंदा की जाए उतना कम है। हम अमेरिका सरकार के खिलाफ और केंद्र सरकार के संयुक्त रूप से हमने अपना विरोध दर्ज कराया है और जिस हिसाब से उनके हाथों में हथकड़ियाँ, पैरों में बीड़ियाँ लाके
हिंदुस्तानियों के साथ जो इन्होंने विवाद किया है उसके विरोध में आज हम लोगों ने इनका पुतला दहन किया है और इसकी जितनी भी कड़े शब्दों में निंदा की जाए उतनी कम है। केंद्र सरकार को सख्त से सख्त कदम उठाने चाहिए इस चीज़ों के खिलाफ। प्रदेश में यूसीसी लागू हो चुका है, वहीं इसको लेकर कुछ मुस्लिम संगठन लगातार इसका विरोध कर रहे हैं। इसी कड़ी में हरिद्वार में मुस्लिम सेवा संगठन नाम के एक संगठन ने जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर धरना दिया है और जमकर नारेबाजी की गई है। इस दौरान संगठन से जुड़े लोगों ने राज्यपाल के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा है और यूसीसी को खत्म करने की एक बड़ी मांग की है। जी, ये वर्तमान में लागू समान नागरिक संहिता को लेकर मुस्लिम समाज संगठन के द्वारा जो है आज एक ज्ञापन जिलाधिकारी महोदय को संबोधित करते हुए प्रस्तुत किया गया है। तो उनकी जो भी मांगे हैं उसके संबंध में उच्च अधिकारियों के माध्यम से शासन स्तर तक अवगत कराया जाएगा। इस संबंध में जो भी कार्रवाई है शासन स्तर की है और इस संबंध में जो भी इनकी मांगे हैं ज्ञापन के माध्यम से जो उन्होंने दी हैं उसे उच्च अधिकारियों तक पहुँचा दिया जाएगा। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। देहरादून से बड़ी जानकारी मिल रही है, उससे आपको रूबरू कराएंगे। बड़ी खबर, मंडल अध्यक्ष के चुनाव को लेकर बीजेपी की बड़ी बैठक चल रही है। बैठक में सीएम धामी भी मौजूद रहेंगे। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट बैठक में शामिल हैं। मंडल अध्यक्ष के चुनाव को लेकर इस बैठक में चर्चा की जाएगी, मंथन का दौर चलेगा। तो मंडल अध्यक्ष के चुनाव को लेकर विचार विमर्श किया जा रहा है। इस बैठक में मंडल अध्यक्ष के चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी बैठक कर रही है। बैठक में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी है। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी इस बैठक में शामिल हैं। तो चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया के तमाम खबरों के लिए बने रहिए जनता टीवी के साथ।